अब सर आज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। इसी का दूसरा नाम आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टर पेमेंट मेथड। अब इसमें हम करेंगे क्या, हमारे डोमेस्टिक टेरिटोरी के अंदर जितने भी फैक्टर इनकम मिल रहे हैं, अर्न किए जाते हैं, उन सारे फैक्टर इनकम को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा डोमेस्टिक इनकम। हाँ जी, इस मेथड से डायरेक्ट आप नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स यू कैन कैलकुलेट एनडीपीएफसी, ध्यान देके देखिएगा। और एनडीपीएफसी तो नेशनल इनकम नहीं है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब सर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो दैट इज फीफा माइनस फिटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो सर जो फोर्थ सेक्टर है दैट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसका इनकम ऐड करने के बाद हम लोग निकाल पाएंगे नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। तो मैं पहले से ही बता दूं, जैसे वैल्यू एडिशन मेथड में मैक्स टू मैक्स हम लोग क्या निकाल पाते थे, जीडीपी एमपी, वैसे ही सर इनकम मेथड में मैक्स टू मैक्स हम लोग क्या निकालेंगे, एनडीपीएफसी। अब एक बार एनडीपीएफसी निकल जाए तो उसके बाद एनएफआई जोड़ के आपको एनएनपीएफसी निकालना पड़ेगा। सही है, आगे चलिएगा, कॉपी में हेडिंग दीजिए कंपोनेंट्स ऑफ एनएफ सॉरी कंपोनेंट्स ऑफ हेडिंग दीजिए कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। हेडिंग दीजिए कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। हेडिंग दीजिएगा कॉपी में कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। सही है, कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। तो सर इनकम मेथड के अंदर हम लोगों को निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा, ऐसे नीचे कॉपी में लिखिए, एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू, एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगा सर, जैसे जैसे वैल्यू एडिशन मेथड में हम लोग निकालते थे जीवीएमपी, जीवीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, वैसे ही सर इसका फॉर्मूला क्या है। तो एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू आपको लिखना है सीओई, दैट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, सीओई प्लस ओएस। सर ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, एक है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एक है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा जो बचा उसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड इनकम। राइट डाउन मिक्स्ड इनकम। अब इसका फुल फॉर्म लिखें एक बार, इसी चीज को फुल फॉर्म में लिखिए, राइट डाउन एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू, राइट डाउन कंपेंसेशन, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, compensation of employee plus compensation of employee plus operating surplus, operating surplus plus mixed income। सही है सर, एक है आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एक है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा जो है वो आपका क्या है, मिक्स्ड इनकम। अब सुनिए ये तीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय या फिर जिसको आप सीओई बता रहे हो, ये क्या चीज है, ये सर वो फैक्टर इनकम है जो कि इंप्लॉई को मिलता है अपने इंप्लॉयर से। जब आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, जब आप अंडर एम्प्लॉयमेंट हो, तो आपके इंप्लॉयर से आपके पास जो भी पैसा आए, जो भी आए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। और हमेशा ये जरूरी नहीं है कि एक इंप्लॉय जो है वो अपने इंप्लॉयर से सिर्फ कैश के तौर पे कुछ पाए। सर कैश के साथ साथ कुछ चीजें हमको काइंड में भी मिलता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे जो लोग बैंक्स में काम करते हैं, उनको हर महीने अपने अकाउंट में सैलरी भी आता है, साथ में उनको रेंट फ्री एकोमोडेशन भी मिलता है, मतलब रहने के लिए क्वार्टर, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको रहने के लिए फ्री का क्वार्टर भी मिल जाता है। तो सर ये भी तो एक कंपेंसेशन है जो कि मुझे अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है, समझ में आया। तो पहला वाला जो है हम एम्प्लॉइज लोगों के बारे में बात करेंगे, जो लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अपने एम्प्लॉयर से, अपने बॉस से उनको क्या क्या बेनिफिट मिलता है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सही है, इसके अंदर कैश भी जाएगा, काइंड भी जाएगा, एक तीसरा कंपोनेंट भी है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग सरप्लस। भाई साहब ऑपरेटिंग सरप्लस ध्यान देके देखिएगा, 4 मार्क का जरूरी क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस जब भी मैं क्लास में पढ़ाऊं, इसको बड़े ही ध्यान से आपको सुनना है कि सर ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में क्या चीज बता रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो कई बार बोर्ड में 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन बन के आया है कि सर एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब क्या है सर, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि आपके पास कुछ फैक्टर इनकम आपके प्रॉपर्टी से भी निकल के आता है, मतलब आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है उससे, या फिर आपके बिजनेस से, जिसको हम लोग कहते हैं आपका एंटरप्राइज। तो सर कुछ ऐसे भी इनकम है जो हम अपने प्रॉपर्टी से करते हैं। अब उसके 3 वेरिएंट हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक है रेंट, एक है आपका इंटरेस्ट, और एक है आपका रॉयल्टी।
सही है। तो सर रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, ये जो तीन तरीके के इनकम है ये आपके प्रॉपर्टी से निकल के आता है। क्या है, अभी चर्चा होगा उसके बारे में। और सर बिजनेस से जो इनकम निकल के आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। आगे सर प्रॉफिट के भी बहुत सारे यूज है। प्रॉफिट इज यूज फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। तीन चीजों के बारे में मैंने बताया। कोई भी कंपनी है जब उसका प्रॉफिट निकल के आता है तो सर उसके प्रॉफिट को वो तीन पोर्शन में यूज करता है, मतलब तीन चीजों के लिए यूज करता है। पहला कॉर्पोरेट टैक्स पे कर देता है उससे, कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा आ गया सर डिविडेंड, दूसरा है आपका डिविडेंड, और तीसरा है आपका रिटेन्ड अर्निंग, जिसको कि हम लोग सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी कहते हैं, जिसको रिजर्व्स भी कहते हैं, और जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट भी कहा गया है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनकम मेथड में आपको जानने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग एक एक करके सुनते जाएंगे। आखिरी में सर ध्यान देके देखिएगा, मतलब हमको इस मेथड के अंदर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालना है कि जितने भी लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट है जो अपने एम्प्लॉयर से उनको क्या मिलता है। दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब तीसरा है आपका मिक्स्ड इनकम। ये क्या है सर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास अर्निंग के मल्टीपल सोर्सेस रहते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। पोखरीपुर में एक बंदा है, वो अपना फास्ट फूड का स्टॉल लगाता है इवनिंग में। सुबह क्या करता है सर, सुबह वो ये जो डॉग ट्रेनिंग देता है लोगों के घर में जितने भी कुत्ते हैं, तो सर डॉग ट्रेनिंग का काम सुबह करता है, और डे टाइम में वो अपना कुछ जिम्नास्टिक वो जो भी है आपका वो सब ट्रेनिंग व्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और शाम को अपना फास्ट फूड का स्टॉल लगाया हुआ है। तो सर एक बंदा है जिसके पास इनकम मल्टीपल सोर्सेज से आ रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स्ड इनकम ऑफ पर्सन। इसका बड़ा इजी है, अगर न्यूमेरिकल में मिक्स्ड इनकम दिया है क्वेश्चन में तो आपको ले लेना है, नहीं दिया है टेक इट एज जीरो, बात खत्म। मिक्स्ड इनकम 1 मिनट का, मतलब जब हम पढ़ने के लिए निकलेंगे मिक्स्ड इनकम तो ये 1 मिनट में खत्म है। अगर क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम लिखा है, या फिर और क्या लिखा हो सकता है एग्जाम में, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ इंप्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ इंप्लॉयड, तो जितने भी सेल्फ इंप्लॉयड वाले हैं उनके इनकम को हम लोग मिक्स्ड इनकम में लेंगे। बाकी जो अपने प्रॉपर्टी और बिजनेस से कमा खा रहे हैं उनका इनकम हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस से लेंगे। तीसरा जो लोग इंप्लॉयमेंट में है, जॉब में है, अपने एम्प्लॉयर से जो भी पैसा कमाते हैं उनका इनकम लेंगे। मतलब इस पूरे स्टोरी में हम तीन लोगों के लिए ऐड कर रहे हैं। पहला सर जो एम्प्लॉई है, पहला कौन है, आप ऐसे भी कर सकते हो सर, एनडीपीएफसी कैलकुलेट करते वक्त आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले एम्प्लॉई जो जॉब कर रहा है उसका इनकम ऐड कर रहे हो। दूसरा जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका इनकम आप ऐड कर रहे हो। तीसरा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके इनकम को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। समझ में आया? तो एनडीपीएफसी इज नथिंग बट द इनकम ऑफ एम्प्लॉइज और जॉब होल्डर, सेकेंड द इनकम ऑफ बिजनेसमैन, एंड थर्ड वन द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो सर बिजनेसमैन के इनकम को हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस के अंडर पढ़ते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे के इनकम को हम लोग मिक्स्ड इनकम कहते हैं, क्योंकि वो 4-6 जगह से अपना इनकम मतलब निकालता है। और जो एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर से, कंपनी से जो भी उसको मिलता है उसको हम लोग कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहते हैं। आई होप कि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आपको समझ में आया। अब एक एक करके पढ़ेंगे। हेडिंग दीजिए कॉपी में, राइट डाउन कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्विक कॉपी में हेडिंग देना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, राइट डाउन, बुझिला COE। अब सर उसके तीन कंपोनेंट लिखिए कॉपी में। सबसे पहला क्या है सर आपका, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, तो लिखना है आपको सैलरी एंड वेजेस इन कैश, salary and wages in cash. Second one, salary and wages in kind, salary and wages in kind, salary and wages in kind। अब जो तीसरा वाला है उसको लिखें, राइट डाउन, इसको ध्यान से सुनना बंधु, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिख रहे हैं सर, एम्प्लॉइज नहीं लिख रहे हैं। सर ने लिखा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सही है, सही है। अब इसमें सबसे जरूरी टॉपिक आ गया ये वाला। सर यहां पर आपने जो है एम्प्लॉयर्स लिखा है, आपने एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा। सही है। अब एक एक करके इसको डिकोड करेंगे, समझेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, इधर देखिएगा। सर व्हाट इज सैलरी एंड वेजेस इन कैश, वो पैसा जो हर महीने के 1 तारीख में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस मच।
तो सर हर महीने के 1 तारीख में जो मुझे सैलरी मिल रहा है, जो तनख्वाह मुझे मिलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैलरी एंड वेजेस इन कैश। सर इसी सैलरी एंड वेजेस इन कैश के अंदर अगर आपको कोई बोनस मिला हुआ है तो वो भी जाएगा, अगर आपको कोई कमीशन मिला हुआ है तो वो भी जाएगा। तो सर जितने भी आपके बोनस, कमीशन, ये सारे भी कहीं ना कहीं आपके सैलरी एंड वेजेस इन कैश। सिंपल है रे गांधी। सर आपको नोट के हिसाब से, आपको कैश के फॉर्म में जो भी पैसा मिले, वो सैलरी हो, वो आपका वेजेस हो, वो आपका बोनस हो, या फिर आपका कमीशन हो, वो सारा का सारा आपका आ जाएगा किसमें, सैलरी एंड वेजेस इन कैश। अंडरस्टूड एवरीवन? सबको समझ में आया? तो सैलरी एंड वेजेस इन कैश चला गया, जो कि पैसे के फॉर्म में मुझे मिला। दूसरा, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। अब काइंड का एग्जांपल अभी मैंने बताया, रेंट फ्री एकोमोडेशन हो सकता है, मतलब फ्री का घर हो सकता है, आने जाने के लिए गाड़ी हो सकता है, सही है। और क्या, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं ना, उनको उनको और भी फैसिलिटीज मिलते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मिल गया, सही है, मोबाइल रिचार्ज हो गया। तो ये सारे जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सब किस पे आएगा, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, अगर किसी का तबीयत खराब है तो सारा कुछ जो है कंपनी अपना देख दे रही है। तो सर ये जितने भी अलाइड सर्विसेज, जो अलग अलग बेनिफिट आपको, जिसको हम लोग पर्क्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्क्स। इसको और क्या कहा जाता है, परक्यूजाइट्स। तो सर परक्यूजाइट्स या फिर पर्क्स मतलब अदर बेनिफिट देन माय सैलरी। सैलरी के अलावा भी बहुत सारे जो है बेनिफिट आपको मिलता रहता है। फ्री कैंटीन फैसिलिटी मैंने बताया, जितने भी डिफेंस और पुलिस में काम करते हैं आदमी लोग, तो उनको यूनिफॉर्म मिलता है, सही है। तो ये सारे जो है आपका किसमें कैटेगराइज कर दिया जाएगा, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। सबसे आखिरी ये जो बचा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान देकर सब कोई, नजर हटी दुर्घटना घटी, इसको अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। अच्छा सर, सबसे पहले जो कैश है हम लोग एग्जाम्पल में मान लेते हैं, जो कैश है हम लोग एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि सर किसी बंदे को कैश के आकार में मिला है 1,00,000 रुपए। कितना मिला है सर, 1,00,000। मतलब हम लोग अभी पूरा सीओई कैलकुलेट करने वाले। तो आपको सैलरी कितना मिला कैश के फॉर्म में, 1,00,000। और जो आपको घर, गाड़ी, न्यूज़पेपर, खाना, कैंटीन, यूनिफॉर्म और हेल्थ सर्विसेज, ये जो भी है, उसको अगर ऐड कर देते हैं तो मान लेते हैं महीने का 30,000 का बेनिफिट आप उठा रहे, 30,000 का जो है बेनिफिट आपको मिल रहा है, लेकिन काइंड में मिल रहा है। आपने 30,000 क्यों लिखा, मैंने उसको एस्टिमेट किया हुआ है मॉनिटरी फॉर्म में। आपको डायरेक्ट 30,000 नहीं मिला, आपको घर, गाड़ी, खाना ये सब मिला, उसका मैंने मॉनिटरी फॉर्म 30,000 लिखा। अब इसके बारे में बात करते हैं गुरु। सबको फिर से बता रहा हूं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सर ने लिखा है, यहां पर एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा है। सबसे पहले सर आप बताओ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब क्या होता है। हाँ जी, व्हाट डू मीन बाय सोशल सिक्योरिटी स्कीम। स्कीम का मतलब हो गया कोई एक प्रोग्राम, कोई एक योजना। जैसे कि सर एग्जांपल, एक हो गया आपका ग्रेचुइटी, एक क्या है, ग्रेचुइटी। एक है आपका एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। और क्या है सर, पेंशन फंड बता सकते हैं हम लोग, पेंशन फंड, ठीक है। तो लेबर प्रोटेक्शन फंड, एक है आपका लेबर प्रोटेक्शन फंड, लेबर प्रोटेक्शन फंड। तो ये जितने भी है, ओके, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। तो इस तरीके के बहुत सारे फंड हैं, स्कीम्स हैं। एक है आपका ग्रेचुइटी, ईपीएफ, पेंशन फंड, लेबर प्रोटेक्शन फंड, और ये सही। अब सुनिएगा, ये जितने भी स्कीम्स है ये क्यों है सर, ये जितने भी स्कीम्स हैं ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सिक्योरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन। तो सर ये जितने भी स्कीम्स बनाए गए हैं ये मैंने अपने इंप्लॉय लोगों के लिए बनाया है। मान लीजिए मैं एम्प्लॉयर हूं, आप सब मेरे इंप्लॉय हो, तो आपके लिए स्कीम्स बनाए गए हैं ताकि ये आपको सुरक्षा दे, आपको प्रोटेक्शन दे, आपको सिक्योरिटी दे। किस टाइप का सिक्योरिटी सर, फाइनेंशियल की सिक्योरिटी। किस टाइप का सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जोटा हुआ मैं ओडिया रे कहूचे आर्थिक सुरक्षा। कौन कहूचे, आर्थिक सुरक्षा। ओके, तो सर ये जितने भी स्कीम्स बनाए गए हैं ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। कहां, सोसाइटी में। कहां, सोसाइटी में। कब, आपके रिटायरमेंट के बाद, बात खत्म। तो मेरे एम्प्लॉइज के रिटायरमेंट के बाद मेरे एम्प्लॉइज को सोसाइटी में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, इसलिए कुछ स्कीम्स बनाए जाते हैं जिसको हम लोग ग्रेचुइटी, ईपीएफ, पेंशन फंड, लेबर प्रोटेक्शन फंड या फिर ईएसआई का नाम देते हैं। आगे बात करें, अब सुनिए, अब सुनिए एम्प्लॉयर क्या बता रहे हैं। एम्प्लॉयर मान लीजिए है टाटा, एम्प्लॉयर आपका कौन है, मान लीजिए टाटा आपका एम्प्लॉयर है। ध्यान देके सुनिएगा, टाटा कंपनी आपको ये बता रही है कि भाई साहब तुमको हर महीने सैलरी कितना मिलता है, 1,00,000। तुमको हर महीने सैलरी कितना मिलता है, 1,00,000। तो टाटा बता रही है कि तुम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सैलरी से कुछ एक अमाउंट काट के इसमें डालो। ध्यान देके सुनना, टाटा कंपनी अपने इंप्लॉइज को बोल रही है कि आपको जो हर महीने सैलरी मिल रहा है 1,00,000,
अपने 1 लाख सैलरी से थोड़ा अमाउंट काट के अपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम में डालो। तो सर 10,000 रुपए टाटा का बात मान के उसका जो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉई, मान लीजिए एम्प्लॉई कौन है सर, राम। राम करके एक बंदा है जो कि एम्प्लॉई है टाटा में। तो टाटा ने बोला कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए थोड़ा तो डाल। तो राम अपने ही लाख रुपए सैलरी से हर महीने 10,000 रुपए किस में डाल रहा है, मान लीजिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है। समझ में आया? इसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्लॉई, सॉरी एम्प्लॉयर तो मैं हूं, आप लोग एम्प्लॉइज हो, तो क्या कहेंगे, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सबको समझ में आया? इसको क्या कहेंगे, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और एम्प्लॉई ये जो कंट्रीब्यूट कर रहा है कहां से कर रहा है, अपने 1 लाख सैलरी से कर रहा है। सबको समझ में आया? अब टाटा आगे बता रहा है कि अगर तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इस स्कीम में कुछ पैसा डालोगे तो मैं तो जो तुमको सैलरी दे रहा हूं वो तो दूंगा, जो काइंड में प्रोवाइड कर रहा हूं वो भी दूंगा, उसके अलावा जितना तुम ऐड करोगे लगभग लगभग उतना ही पैसा जो है कंपनी भी, मतलब टाटा, मतलब आपका एम्प्लॉयर, वो बता रहा है कि भाई साहब मैं भी तुम्हारे ईपीएफ अकाउंट में 10,000 रुपए ऐड करूंगा। बात को समझिए, बात को समझिए। पहले टाटा ने आपको सैलरी दिया 1 लाख, आपको काइंड में प्रोवाइड किया 30,000 का वैल्यू, और बता रहा है कि अगर तू अपने फ्यूचर के लिए सीरियस है, अगर तू इंप्लॉई अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पैसा डालेगा तो आई प्रोमिस यू कि मैं भी तुमको वादा करता हूं कि ये सब देने के अलावा मैं भी तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ पैसा उस अकाउंट में डालूंगा। तो सर इसको क्या कहेंगे, ये जो 10,000 रुपए इसमें डाला इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब मैं आपको एक मासूम सा सवाल पूछता हूं कि सर टाटा कंपनी से मुझे टोटल कितने पैसे मिले, आप लोग बताओ। टाटा कंपनी से मुझे टोटल कितने पैसे मिले? सर एक तो 1 लाख यहां मिल गए कैश के फॉर्म में, सही है, काइंड में मिल गए 30,000, सही है, 1,30,000, और इन दोनों में से कौन सा ऐड करूंगा, ये वाला एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। सर इसको ऐड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये तो एम्प्लॉय ने दिया है और अपने ही सैलरी से निकाल के दिया है। तो अगर इसको आप दोबारा ऐड करोगे इट विल लीड्स टू डबल काउंटिंग। आई होप कि सबको समझ में आया कि सर मुझे सैलरी मिला था 1 लाख, तो अपने ही 1 लाख में से मैंने 10,000 रुपए काट के जो है इसमें डाला है, तो उसको आप दोबारा क्यों काउंट कर रहे हो, उसको ना काउंट करो। अगर आप ये पूछते हो कि टाटा कंपनी से मुझे कितना मिला, तो सैलरी मिला 1 लाख, काइंड में मिला 30,000, और मेरे फ्यूचर के लिए जो टाटा कंपनी ने मेरे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में डाला हुआ है 10,000, उसको बेशक आप ऐड करो। तो 10,000 ये, मतलब यहां पर मैं लिख दूं 10,000 ये हो गया, बाकी 30,000 काइंड में और 1 लाख आपका कैश में, तो टोटल 1,40,000 रुपीज जो है वो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल के आएगा। कितनों को समझ में आया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड अगर समझ में आया। सही है, सबको समझ में आया? तो क्वेश्चन जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उसमें जानबूझ के लिखा होगा कि एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, तो उसको नहीं लेना है। क्वेश्चन जानबूझ के आपको गुमराह करेगा, वो उसमें लिखेगा एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसको लेने से हो गया गलती। सही है, आपको एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉय का नहीं लेना है। ठीक।